हैं हमारे जो मेहमान गिरामी हैं, उनका तारुफ़ कराए देते हैं और फिर उन्हीं से जानते हैं कि हो क्या रहा है, होगा क्या और कुछ होगा भी, या यही मौसम चलता रहेगा और हुक्मरान इंजॉय करते रहेंगे, ब्यूरोक्रेसी भी इंजॉय करती रहेगी और अशराफिया कौम की गर्दन पे इसी तरह सवार रहेगी, और आम आदमी जो गरीब आदमी है और जो मुतवसत तबके का आदमी है वो बेचारा जो है वो सुबह से शाम करनी उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। पहले मेहमान मुकर्रम जनाब इंजीनियर अज़हरुल इस्लाम ज़फ़र साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, आपके प्रोग्राम में बहुत खुशामदीद। आप नायब सदर हैं जी इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। हमारे साथ दूसरे मेहमान मुकर्रम जनाब मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हैं, माहिर मईशत हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। अच्छा जी, इंजीनियर साहब, मुसलसल हमें यानी ये बताया जा रहा था कि जी बस जो है सूरत हाल बेहतर हो रही है, आर्मी चीफ़ ने भी आप लोगों से मीटिंग्स की वगैरह वगैरह, तो उसके मुस्बत असरात आ चुके, आ रहे हैं, आने वाले हैं, ज़रा इस पे ज़रा हमें रोशनी डाल दें और हुकूमती इक़दामात पे भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा जंगी साहब आपने फरमाया कि ये नई रिजीम आने से, यानी केयर टेकर गवर्नमेंट या दूसरी रिजीम आने से क्या फ़र्क पड़ा है, तो जब निगरान वज़ीर आज़म आए तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनसे हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कुछ स्टेप्स बताए कि हम स्टेप्स ले रहे हैं, और उनका फिर हमने बाद में देखा कि उन्होंने एक स्मगलिंग को और फिर ख़ास तौर पे डॉलर्स को पे उन्होंने सब महकमों ने मिल के मेहनत की और डॉलर नीचे आया, लेकिन बदकिस्मती से वो ज़्यादा अरसा कोई चल नहीं सकी सिचुएशन, जबकि वो एक बहुत अच्छा था जो स्टेप था, और उससे इंशाल्लाह नज़र भी आ रहा था कि इकानमी हमारी बेहतर होगी, लेकिन उससे कोई यानी वो चीज़ें नज़र नहीं आई कि वो एक कंटिन्यू कर लेते, और फिर दोबारा डॉलर आपका 290 पे गया और पिछले 2 दिन से 2-1 रुपये नीचे आया है। लेकिन अगर इसको परमानेंट तरीके से जैसे वो मैनेज कर रहे थे अगर कर लिया जाता तो मे भी चीज़ें बेहतर हो जाती, लेकिन अभी मुझे वो कोई समझ नहीं आती। मैं फिर वो हमेशा आप कहेंगे कि ये भी एक ही बात कहता रहता है कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, तो मैं आज भी उसी पे कायम हूँ कि जब तक राइट पर्सन फॉर राइट जॉब की तरफ हम नहीं आएंगे, हम अपने मुल्क अच्छा जी, नहीं लगाते हम राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, नहीं करते, चलें जो मर्ज़ी आपसे होता है तो करते रहें, इसी तरह हमने ठीक होना करना तो ठीक हो जाए, वरना हम नहीं करते, चलें बताएं सर। फिर इसी तरह तो ठीक हो नहीं सकते, ये तो फिर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब के पास कोई फार्मूला है तो वही बता सकते हैं, मेरे पास तो कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि जो मैं आपके खर्चे ज़्यादा हो और आपकी आमदन कम हो और आप खर्चे कम करने के लिए भी तैयार ना हो। देखें, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है ना कि हम में अगर विल है कि हमने इकानमी को ठीक करना है अपनी को, सबसे पहले तो ये विल चाहिए ना। सही। वो जब बाब इख्तियार ने वो 2 महीने विल दिखाई तो आपको नज़र भी आने लग गया कि हाँ यार हो सकता है हमारी इकानमी ठीक हो जाए, सबको नज़र आया ना। लेकिन अभी अगर उसी को हम कंटिन्यू नहीं कर रहे तो फिर बात वही आ जाती है। आप लोगों के प्रेशर की वजह से वो अब चूंकि पहले उन दिनों मुसलसल खबरें आती थी, FIA ने यूं छापा मारा, वो छापा मारा, यहाँ से अरबों बरामद कर लिए, वहाँ से अरबों बरामद कर लिए, कोई सच्ची मुच्ची दे से नहीं है हमें टेबल स्टोरियाँ। सर हमें अब क्या कह सकते हैं कि हो थे तो वो मेरे ख्याल में पॉजिटिव ही साइन थे और चीज़ें भी ठीक ही थी, लेकिन बात वही है कि हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज़। हमने एक पॉलिसी बनाई, अगर वही पॉलिसी कंटिन्यू करते रहते तो मे भी उससे कोई असर पड़ता, लेकिन जब आप पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते, जो भी पॉलिसी बनाते हैं आप, तो फिर उसमें इसी तरह होता है कि फिर फ़ायदा कुछ लोग उठाने वाले फ़ायदा ले जाते हैं, फिर आवाम वैसे ही चलते फिरते ही नज़र आता है। अच्छा, इसमें जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो आपके चेंबर्स हैं, जो इनका कोई किरदार, ये क्या करें और क्या ना करें? सर हम तो यानी चैम्बर्स तो ज़्यादा यही हो सकता है ना कि वो गवर्नमेंट्स को मशवरे दे सकते हैं अपने, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन इनके पास नहीं है, एक्चुअली सबसे बड़ा जो इशू है ना, इम्प्लीमेंटेशन तो गवर्नमेंट्स ने करना होता है, अदारों ने करना होता है। तो जब तक इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं होगी तो हम यही कर सकते हैं कि हम बता सकते हैं ओके जी इस लाइन पे चलें, आप टैक्सेस आपने ज़्यादा इकट्ठे करने हैं तो ये लाइन इख्तियार करें, लेकिन एक्चुअली बात वही है कि वहाँ जो बाबू बैठे हुए हैं ना, उनका अपना ही एक माइंड सेट है,
वो अपने माइंडसेट से चलते हैं, वो हमारे मशवरों पे अमल ही नहीं करते। चेंबर्स को वजीर आजम, चेंबर्स में से किसी को वजीर आजम बना दें, ठीक हो जाएगा? सर बात वही है कि अगर हम किसी को भी बना दें, लेकिन कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं जा सकेंगे। इंजीनियर साहब, जी जी, मईशत टॉप जा रही है, कोई मसाइल नहीं, कोई चीज़ नहीं, और बहुत जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको खुशबाश है। जाहिद भाई, मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि 2023 में हमारा जो पॉवर्टी है ना हमारी पाकिस्तान की, वो 37.2% तक एक्सपेक्टेड है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 1000 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से, पर डे के हिसाब से। आप कहाँ जा रहे हैं ये तो सोचें। यानी आप जो रेट्स बढ़ा रहे हैं, जो टैक्सेस तो नहीं, वो मैं कह रहा कि आपने ये नहीं सोच रहे कि हम गरीब का भी थोड़ा सा सोच लें। हम क्या कर रहे हैं कि हम सारे टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स लगा के सब चीज़ों की प्राइसेस बढ़ाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि बिजली बढ़ा देनी है, फलां बढ़ा देना। सर इससे कौन इफेक्ट होता है? जब एक गरीब, पॉवर्टी क्यों बढ़ रही है? इट मीन्स कि हमारी इकोनॉमिक जो है ना एक्टिविटीज़ वो नहीं चल रही मुल्क में, लोगों के पास पैसा नहीं आ रहा। उसकी क्या, बिजनेसमैन भी परेशान है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी परेशान है, रियल स्टेट वाले भी परेशान है। कौन सा सेक्टर है जो परेशान नहीं है? आपने हर सेक्टर को अंडर प्रेशर कर दिया है। रियल स्टेट सेक्टर जो एक चल रहा था, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जिसको कहते हैं, जो ज़राअत के बाद सबसे ज़्यादा जो हमारा इसको एम्प्लॉयमेंट देने वाला एक सेक्टर है, हमने उसको भी, उस पे भी ऐसे टैक्स लगा के, ठीक है, कि जिनकी में भी उस वक्त उतनी ज़रूरत नहीं थी, या कम टैक्स लगाते। तो आपको एक्चुअली चाहिए होता है रेवेन्यू, कि रेवेन्यू कैसे आता है। जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी उतना ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। लेकिन हमारे अबाब इख्तियार ये समझते हैं कि जी रेवेन्यू एक ही ट्रांजैक्शन से हम ले लें, जो हम 10 से लेके पूरा कर सकते हैं। अच्छा, ये जो और उससे ये होता है कि एक भी ट्रांजैक्शन नहीं होती। सही आपने चीज़ों को रोक दिया ना। आप जब देखें इकोनॉमी क्या है कि आप हर सर्कल को, जो भी एक है सेक्टर, उसको चलने दें, फैक्ट्रीज को चलने दें, सही, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोगों को पैसा आएगा, खर्च करेंगे। आप देखें पिछले दिनों क्या हुआ कि पिछले सितंबर में जो आपकी इन्फ्लेशन 31.4 थी, वो आपकी अक्टूबर में आके 26.9% हो गई। वो जो इकदाम किए गवर्नमेंट ने, उससे फर्क पड़ा ना, फर्क पड़ा ना। देखिए इकोनॉमी पे फर्क पड़ा ना। तो इसलिए मैं यही कहता हूं कि अगर हमारी गवर्नमेंट्स या हमारे लॉ इन्फोर्समेंट इदारे सही डायरेक्शन में काम करें, तो फिर इंशाअल्लाह ताला ऐसी कोई बात नहीं है कि हम चीज़ों को ना अचीव कर सकें। ठीक हो गया। लेकिन जब वो वही वाली बात खान साहब वाली के, जब वो करना चाहते हैं तो करना चाहते हैं तो हो जाता है ना। अच्छा, ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, जी जी, ये हर हुकूमत इसको आके जो है वो कोशिश करती है कि दबाया जाए, और लेकिन फिर बामरे मजबूरी वो इसको खोलते हैं जब, तो क्या इसकी वजह से नुकसान है या कोई चलती है कोई चीज़ें, ये जो ईंटें बनती हैं और पता नहीं क्या कुछ बनता होगा? इससे मोर देन 40 इंडस्ट्री चलती है। अगर हम कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बूम देते हैं, तो जितनी भी इंडस्ट्री चलेगी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ना। एक ईंट भी बनेगी तो किसी न किसी ने बनानी है ना, किसी मजदूर को मजदूरी मिलेगी ना। अगर वो ईंट नहीं बनेंगी तो जाहिर है आप देख लें कि वो एक घर बंद हो जाएगा ना। तो इसलिए इसको सारी गवर्नमेंट्स आके कोशिश पहले यही करती हैं, जैसे अभी अपने साहब भी एक फरमा रहे थे कि जी रियल स्टेट इंडस्ट्री पे जी उस पर टैक्स लगाएं। भाई टैक्स लगाएं, हम ये नहीं कहते कि टैक्स ना लगाएं, लेकिन उन सेक्टर में वो टैक्स लगाएं, कम टैक्स लगाएं कि आपकी ट्रांजैक्शन हो। हम इस बात को नहीं कहते कि जी ट्रांजैक्शन ज्यादा हो तो आपको आएगा ना। आप एक 10% टैक्स लगाते हैं, एक भी ट्रांजैक्शन नहीं होती। और अगर आप 2% या 1% टैक्स लगाएंगे और महीने में 20 ट्रांजैक्शन हो जाए तो आपको तो उतना रेवेन्यू आ गया ना। आपका मकसद तो रेवेन्यू इकट्ठा करना होना चाहिए, ना कि किसी को दबाना होना चाहिए, किसी सेक्टर को। अच्छा, तो इसमें हर्ज क्या है? वैसे वो पिछली दफ़ा भी वो, बल्कि मेरा ख्याल बोस्तान साहब थे, तो वो ये कह रहे थे कि जी इसमें लोग आके जो ब्लैक मनी है वो डंप करते हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। तो क्या इसमें कोई इस तरह के भी काम धंधे हैं कि नहीं हैं?
सर इस तरह सर आप उस पर स्ट्रिक्ट यानी आप उस पर नजर रखें ना कि ये काम ना हो, लेकिन उसको आप सिर्फ टैक्स से ना कवर करें। इन चीजों को आप इस पे नजर रखें, कोई ऐसी बात नहीं है, क्यों हो। यानी अगर इसको ऐसे समझा जा सकता है कि अगर 2-4 डाके पड़ जाएं तो पुलिस का महकमा ही खत्म कर दें। ये वैसे ये जो मैं समझाऊं, मुझे तो सादा सी झटकी सी बात समझ आती है। देखिए इसी पे जब अपना केयर टेकर वज़ीर आज़म साहब आए तो उनसे जब हमारी पहली मीटिंग हुई, उसी में मैंने उन्हें कहा कि जी आप ना हमारी बात सुने ना किसी और की सुने, आप एक कमेटी बना दें, ठीक है, जिसमें कुछ हमारे लोग हों, कुछ एफबीआर के लोग हों, आपने किसी और को भी डालना है आप डालें। वो बैठ के कोई ऐसा एक मैकेनिज्म तैयार करें कि आपका रेवेन्यू भी आए और हमारा काम भी चले। लेकिन वो नहीं, वो कमेटी जो बनाई वो बन गई कि नहीं बनी, या अभी बन रही है, या अभी चल रही, अभी बननी पता नहीं बन गई है कि नहीं बनी अभी तक। लेकिन उस वक्त तो बड़े हम भी बड़े खुश थे कि उन्होंने कह दिया, तो खुश कर देता, सानू खुश कर देता, लेकिन उसके बाद हम उससे कोई निकाल नहीं सके कुछ भी। वैसे ना इस कमेटी का भी हशर उन्हीं कमेटियों की तरह हुआ है कि जो काम लटकाना उसकी कमेटी सही है। वैसे ये बेग साहब की तरफ जाने से पहले आपके लोगों की भी तो दिलचस्पी सिर्फ इतनी है ना जी कि हमें हमारे जो चेंबर्स हैं उसका जो सदर है या कोई और अहदेदार हैं उनको मुख्तलिफ बोर्ड्स में नुमाइंदगी मिल जाए, वो ताकि वो अपने काम धंधे ज़्यादा आसानी से करवा लें। मैं अगर पता नहीं असल में जायद भाई ये बात नहीं है कि हम अपने करवा लें। एक्चुअली सारे जितने भी जाहिर है बिजनेसमैन है, हम तो यही कोशिश करते हैं ना कि हम जितने भी अपने मेंबर्स को फैसिलिटेट कर सकें। आपको भी पता है कि अदारों से काम करवाना आसान नहीं है। जब आप उनके दरमियान बैठे होते हो तो आप फिर ना किसी का काम हो जाता है। अदरवाइज जब आप किसी भी बोर्ड में नहीं होते ना तो वहां से काम करवाना कितना मुश्किल है, ये तो आपको अंदाजा है, मुझसे भी ज्यादा अंदाजा होगा। नहीं, मैं अगड़ा बिजनेस करना जी, मैंने नहीं बिजनेस नहीं, लेकिन ओवरऑल आपको हर किसी को पता है ना कि क्या हो रहा है मुल्क में, मतलब अदारे कैसे काम करते हैं, स्टेटस चेंज हो जाता है। हमारे झाग में ना वो डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर वो जो बरामदा है ना उसके ऊपर लिखा हुआ है बराए साइलीन जी, और वो साइलिन वहाँ पे जलील और रुसवा हो रहे हैं हर शहर की तरह। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बाकी शहरों में बड़े कोई उनके लिए पंखे लगाए हुए हैं, कोई ये लगाया हुआ है। मतलब उसको जो टैक्स दे रहा है वो साहिल है, और जो सरकार के वो सारे गन्ने खा जाते हैं वो अफसराने आला। अभी आज ही मैं एक कोई स्पीच किसी की सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जब तक आपका ये कल्चर ख़त्म नहीं होगा ना मुल्क से, कि आके कहेगा जी वो देखे ना मैंने आज उस कंपनी के सीईओ को आधा घंटा बाहर बिठाया है। हाँ। सर जब तक इस मुल्क से ये कल्चर ख़त्म नहीं होगा ना जी, तो उस वक्त तक हम यानी किसी को कम से कम रिस्पेक्ट तो दे देना। नहीं, वो जिसके पास होगी वही देगा ना जी। अच्छा जी इंजीनियर साहब, आपने ये गुफ्तगू सुनी, आपने भी इसमें फरमाया, वो खाकान साहब ने भी बात कही, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने भी कही, अभी जो बहुत उम्दा बात जो है वो अल्लामा साहब ने कही, मुझे बड़ा मज़ा आया। चूँकि अगर ये इस तरह की ही रिवायत बने और चीज़ें हों हमारे यहाँ तो फिर मईशत भी बढ़ेगी, लोगों को सहूलत भी मिलेगी और ये सारा कुछ। अल्लामा साहब आप हमारे साथ हैं ना? जी हाजिर हूँ। जी अच्छा देखिए ये सारी चीज़ें हो के तो आगे कैसे बढ़ा जाए? क्या उलमा कराम को इसमें किरदार अदा करना है, बिजनेसमैन को करना है, आम आदमी को करना है, मीडिया को करना है? ज़रा इस पर रहनुमाई करें, चूँकि हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। बस देखें इसमें इकोनॉमी को अगर हमने करना है तो वो फिर उसमें बात वही है कि वो तो फिर इकोनॉमिस्ट का या बिजनेसमैन का काम है ना। उसमें ये तो नहीं कि ठीक है उलमाए कराम हम उनसे मशवरे ज़रूर लें, उनसे गाइडेंस ज़रूर लें, ठीक है, लेकिन जो काम जिसका है उसी को करना चाहिए। तो इकानमी तो उस तरह आगे जाएगी और हुकूमत ने अपनी रिट कायम करनी है और उन्होंने बिजनेसमैनों को या जो भी है उनको फैसिलिटेट करना है या उन्होंने अपना रेगुलेट करना है। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखें इस वक्त जो सिचुएशन है वो तो आपके सामने है मुल्क में जो भी है। मेरे मुंह से आप हर चीज वो निकलवाना चाहते हैं। आप ही ने कहना ना जी। नहीं मैं देखे ना अगर ये सारा कुछ मैं ही कहना। देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर हमारी इन्फ्लेशन सितंबर के 31.4 के मुकाबले में अक्टूबर में 26.9 यानी कि बेहतर हो सकती है
हुई है ना। जी, एक जी, तो ये हुई है, है कि बिल्कुल हमने सबने ना हुई देखा हो तो हम कहेंगे सबने नहीं हुई देखा ना। है, हुई है। अगर वो हो सकती है तो अभी क्यों हम दोबारा उस तरफ जा रहे हैं? ओके, देखिए, इट मींस के गवर्नमेंट की वो रेट जो उन्होंने उस 2 महीनों में या उसको बेहतर किया, अब उसको और बेहतर होना चाहिए ना। क्या हम लोगों को पॉवर्टी की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं? जो मैंने आपसे पहले भी बताया कि 37.2% पे हमारी पॉवर्टी लाइन एक्सपेक्टेड है इस 2023 में। तो इससे क्या होगा? बेरोजगारी का तो जिन जो अगर आ गया, अफरियत आ गई, तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? तो उससे बेहतर है कि हम राइट पर्सन फॉर राइट जॉब के पे चलते हुए चीजों को बेहतर बनाएं, बेहतर होना चाहिए, बेहतर करें। एमनेस्टी आनी चाहिए, कोई और के नहीं, कोई जरूरत देखिए, नहीं है। उसमें कोई हर्ज नहीं है। देखिए, अगर मैं वही फिर कहता हूं कि अगर आप स्टेक होल्डर्स को बिठा के, आपका फर्स्ट होना चाहिए कि हाउ वी कैन गेट द रेवेन्यू, सही, ठीक है, और उस पे आप स्टेक होल्डर्स को बिठा के अगर आप एक बेहतर मॉडल लेके आ सकते हैं, तो उसमें कोई भी अमल, चाहे उसमें आपने नई एमनेस्टी लेके आनी है या कोई और एक्शन लेने हैं, वो सब देखें। इस वक्त हमें अपने मुल्क का सोचना है ना, सही, हमें अपनी इकॉनमी का सोचना है, हमने इसको आगे लेके जाना है। ठीक। और दुनिया में इसी तरह है कि ये नहीं है, मैंने पहले भी जब मैं आता हूं, आपको पता है, मैं कहता हूं कि हमारे पास बहुत अच्छे ज़हन है, प्लानिंग हम बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन बात वही है कि इम्प्लीमेंटेशन पे आके हम लोग मार खा जाते हैं। हाँ, PC1 PC2 PC3 ना कहानियां च बहुत अगे हैं सी। अच्छा जी, बेग साहब, जी आपकी जी तजवीज़ है। जी, मैं यहाँ एक तजवीज़ देना चाहूँगा जी, कि किसी भी कौम की जो तरबियत है ना, वो एजुकेशन से होती है। सही। जब जितनी उसमें एजुकेशन आएगी, या उसकी जितनी भी उनके उलमा या उनके टीचर्स या सब की ट्रेनिंग होगी, या जो भी होगा, यानी कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसमें एजुकेशन ना आ जाए। ठीक हो गया। तो अभी सारी जमातें जो हैं, जो अभी इलेक्शन में जा रही हैं, वो अपना मुआशी अपना एक रोड मैप दे रही हैं। तो मेरी ये है कि हम उस किसी जमात को वोट ना दें जो एजुकेशन का बजट 10 टाइम्स ना बढ़ाए। Okay. हमसे वादा करें सारे कि जी कम से कम जो जीतने वाली जमात है वो 10 टाइम्स अपना एजुकेशन का बजट बढ़ाएगी, ताकि हम अपनी कौम को एक सही डायरेक्शन पे लेके जाएं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे यानी अदारों में, हम एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं है जी। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी तजवीज़ है जी आपकी। तमाम मेहमानान गिरामी का और आपका तशरीफ़ लाने पे बहुत शुक्रिया, और गुफ्तगू पे भी और तजावीज़ के हवाले से भी। ये जो बात कही इंजीनियर साहब ने, ये इसलिए भी बहुत अहम है कि हमारे जंग में एक वो कुदरतुल्लाह साहब ने एक स्कूल बना दिया था, तो दूसरा स्कूल भी उन्हीं की मेहरबानी से बना था। अब जो यूनिवर्सिटी है उसको नहीं बनने दे रहे थे, वो बहुत मुश्किल बनी है। मतलब इस दौर में भी, ये इस सदी में भी ऐसा हो रहा है, तनख्वाहें वहाँ पे है नहीं। अच्छा, ये जो बाबू हैं, ये जो दफ्तरों में बैठे हुए हैं, ये बिज़नेस की बढ़ने में, बढ़ोतरी में कितनी रुकावट हैं, ये वाली बात। और दूसरा ये कि जी वो जो बिज़नेस कर रहा है वो तो मुल्क का मोहसिन है, और इस हवाले से मोहसिन है कि वो मुल्क में टैक्स दे रहा है, और जो बाबूज हैं उनके नीचे अमला या दीगर लोग जो मौजूद हैं, उनमें से बहुत सारे बहुत अच्छे लोग होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो भत्तागिरी करते हैं, अपना टैक्स वसूल करते हैं। और ये जो सरकारी ठेके होते हैं, इनमें से कम अज़ कम जो है 28% किन की जेबों में जा रहा है जी ये। और एक और चीज़, ये जो बिज़नेस चलेगा, हम सब का फ़ायदा है, गुर्बत में भी कमी आएगी, और आम आदमी की ज़िंदगी में वादे वईद के ये जो मसनूई फूल हैं, इनकी वजह जब उसका पेट भरा हुआ होगा तो उसकी आंतें भी दुआ देंगी। अदरवाइज़ आपको पता है हमारे हुक्मरानों ने जो भी वादे किए वो कभी उन्होंने इफ़ा करने के लिए नहीं किए थे। नतीजा क्या होता है कि जब भी कोई इक़्तिदार से जाता है या ठुड्डा मार के निकाला जाता है, तो फिर उसके साथ जो भी सूरत हाल होती है, मेरा ख्याल है उसको इस बात की, अपनी इस बेइज्जती के एहसास के बाद आवाम के लिए भी कुछ करना चाहिए। अल्लाह आपका हम सबका हामी नासिर हो जी। ज़ा जंगवी को इजाज़त दें। अल्लाह वारिस।